नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर यूपीटी जीटीके की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले इस प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा है, आवर्त सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो इसका आंसर है फर्मी। अगर आप एक से देखिए, परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक देखेंगे, ये एक्टिनाइड श्रेणी में सभी तत्व हैं आपके, और इसमें देखेंगे तो 100 नंबर पे आ जाएगा आपका फर्मी। ठीक है ना। ये भी डी एंड ए ब्लॉक से आपका क्वेश्चन है, तो हमने आपसे कई बार बोला है कि डी एंड ए ब्लॉक हमने अपलोड कर दिया है। डी एंड ए ब्लॉक के जितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे उसका कंप्लीट मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप डी एंड ए ब्लॉक कंप्लीट कर लें, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और आवर्त सारणी से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो डी एंड ए ब्लॉक से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन में होते हैं? तो ये पीछे आपको बताया था, आधुनिक आवर्त के अनुसार होता है परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन। ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक की खोज हुई थी 1913 में, और ये की थी मोजले ने। मोजले लिखते हैं इनको। ठीक है ना। कुछ बुक में मोजले भी लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में इनका नाम है मोजले, इस तरीके से MOSSLE, इस तरीके से मोजले इनका नाम है। तो 1913 में खोज हुई थी परमाणु क्रमांक, उसी के आधार पर ये आधुनिक आवर्त नियम गया था, फिर आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक है। क्षारीय मृदा धातु हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएँ आपकी ये होती हैं, मैं ये वाला आपने देखा होगा, BEMGCASR, बेटा मांगे कैटरीना सुंदर बाप राजी। तो इस तरीके से आपका लास्ट में आएगा RA। तो ये सब के सब हो जाएंगे आपके कौन, क्षारीय मृदा धातु परिवार के तत्व। ठीक है ना। ये वाला अगर आपको याद है, फेकोनी वाला लोहे चुंबकीय है, और ये सब मुद्रा धातुएँ हैं, और ये क्षारीय धातु हैं। नीचे वाली क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, ये वाली क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन वाले में सल्फर ये है, टेल्यूरियम भी है और पोलोनियम भी है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, उस हिसाब से आंसर देखेंगे। वैसे रीजन एक ही हो सकता है, लास्ट सेल में, यानी कि संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर में है, बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि बाह्यतम परमाणु कक्ष कहते हैं या संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है, इस वजह से ये आपको एक ही में रखे गए हैं, और यही रीजन होता है फिलहाल सभी का। निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है? तो ये भी क्या है, अर्ध धातु है, और ये भी अर्ध धातु, ये भी, तो टिन अर्ध धातु नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा मांगे कैटरीना, ये सब के सब आपके हैं। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं, ATV होता है, ये सब के सब हो जाएंगे आपके कौन, ये सब हो जाएंगे आपके अर्ध धातु, यानी कि उपधातु। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर रहेगा SN। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। देखिए, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाएंगे आपके सेतु तत्व, और अगर यहाँ पर तृतीय आवर्त का पूछता तो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, और 3 से 12 वर्ग के तत्व हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये सामान्य तत्व आपके, यानी कि जो तत्व सेतु तत्व से समानता रखते हैं उनको बोलते हैं सामान्य तत्व। तो आप इन आंसर्स को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सेतु तत्व। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? तो देखिए, वैसे तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होती है, और फ्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर में है क्लोरीन, तो क्लोरीन आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे फ्लोरीन होती है सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पर क्लोरीन, क्योंकि ये धातु आ गई, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर अधातु है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें हो जाएगा क्लोरीन अधातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, धातुओं की सक्रियता बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता है, लिखवा, सरकाना, मगल मंजन, यानी कि 10th क्लास में ही, तो उस हिसाब से आंसर आप इसका आ जाएगा ये वाला। ये सीरीज़ पूरी आपको पता होना चाहिए, लिखवा,
फिर आएगा सर का ना, इसके नीचे आएगा, फिर आएगा इसके इस वाले के, इसके नीचे ये वाले आएंगे और इसके नीचे ये वाले मग अल मंजन। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपने पढ़ी है हाई स्कूल में, उसी से क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ये वाला आंसर रहेगा इसमें। कौन सी धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया कर लेती? तो इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम। देखते हैं और ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर आंसर में यही है, मतलब ये 4 ऑप्शन है, सोडियम है। अगर गर्म जल से कहता तो आपका आंसर हो जाता मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो देखिए ये भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन है। अगर हाइड्रोजन के नीचे जो भी धातु आती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, तो जो धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती है तो कौन सा हो जाएगा? देखो कॉपर आंसर नहीं है, मरकरी आंसर नहीं है, एजी आंसर नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा जिंक। ये वाला पहला वाला आंसर रहेगा आपका जिंक, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो ये भी आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आप कंप्लीट कर लें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके। तो विद्युत रासायनिक का इसमें क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो इसके लिए आपको फिर से विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। तो देखो एल्यूमिनियम जिंक से क्रिया करे, अगर एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर से लिखवा सरकाना मगअल, मगल के बाद आएगा मंजन, यानी कि ये पहले आएगा। Fe के, यानी कि Fe जो है Zn से कैसे कम क्रियाशील है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लिखवा सरकाना मगल मंजन करफी मंजन, तो Zn ज़्यादा ऊपर स्थित है। तो इस तरीके से आप देखिए ये सीरीज यहाँ पर दी है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे इस तरीके से तीर में, इस तरफ जो पहले है और इस तरफ बाद में है, तो ये इस तरफ जो होगी वो ज़्यादा क्रियाशील होगी, इस तरफ जो होगी वो कम क्रियाशील होगी। बस अगर इस तरफ स्थित है तो वो दूसरे को इस तरफ वाले स्थित होने से उसको विस्थापित कर सकती है, ठीक है। अभी कुछ दिनों बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन मतलब लेक्चर डालना अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको ये मतलब ये लेसन आएगा, एक टॉपिक आएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, उससे ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि अगर इंटर का आप बेस, इंटर का ठीक ठाक आप 70-80% अगर कंप्लीट कर लेते तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। तो इंटर की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। वैसे कुछ लेक्चर मतलब सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्यूशन आप देख सकते हो, और डी एंड ब्लॉक भी कर रहे हैं, और केमिकल काइनेटिक्स भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो डी एंड ब्लॉक कुछ समय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा डी एंड ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम डालेंगे ऑर्गेनिक के लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा ये देखिए ये भी केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, लेकिन ये अब चैप्टर हटा दिया गया है। ब्लिस्टर फफोलेदार तांबा होता है जिसमें कितनी 2% अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। ये चैप्टर फिलहाल हटा दिया गया, तो ये चैप्टर तो अब अपलोड नहीं करेंगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अधातुएँ कुचालक होती हैं ऊष्मा की, विद्युत की, या दोनों की? तो अधातुएँ जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकमिस्टर फ्लोरीन में कार्बन की परमाणु की संख्या जो होती है पूछी गई कितनी होती है? 60 होती है। देखो कार्बन के 3 अपर रूप हैं, एक ग्रेफाइट है, एक हीरा है, एक फ्लोरीन। फ्लोरीन आपकी फुटबॉल की तरह संरचना होती है, आपने हाई स्कूल में ही पढ़ी होगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में। इसमें कार्बन की संख्या होती है 60 होती है, और फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है। और एक पॉइंट और आप याद रखें, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन का जो ग्रेफाइट अपर रूप होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ईयर क्लास का क्वेश्चन है। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु फिर से उपविभाजित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, डाल्टन कहते थे फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता। हाँ ये बात सही है, तो डाल्टन ने ये बात कही थी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है, ये तो बाद में ही पता चली थी जब डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई थी, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ये वाला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तब परमाणु क्रमांक में कमी होती है? देखो परमाणु क्रमांक का धनायन में बदलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ऐसा भी नहीं, आकार में कमी होती है, ये आंसर बिल्कुल सही है,
ठीक है। परमाणु के आकार में क्या हो जाती है, कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो प्रोटॉन जो सब सारे के सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है जब परमाणु पर धनावेश चला जाता है तब। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अणु में मुख्यतः होते हैं, अणु में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन अकेले, प्रोटॉन अकेले, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों होते हैं। देखो अगर अणु की जगह परमाणु भी पूछ दे तो ये होता है, अणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु में भी सामान्यतः परमाणु। देखो एक अकेला परमाणु ये कैसा है, हाइड्रोजन का ये वाला समस्थान है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात है, तो अनुपात इसमें अंतर कितने का है, 10⁵ का अंतर आ जाएगा आपका, क्योंकि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 और जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻−10। तो ये ऊपर आ जाएगा, प्लस को हो जाए तो 10⁻5 वाला आंसर आएगा इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 25 और 52। देखो परमाणु क्रमांक 25 है और परमाणु भार 52 है। M2+ आयन में, M2+ हो जाएगा आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जब M2+ हो जाएगा, M2+ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो आपके 23 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, 25। तो देख सकते हो, तो यहाँ पर पहले क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन केवल 23 एक में ही दिख रहा, तो आंसर यही सही हो जाएगा, हमारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लास्ट, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है, तो परमाणु भार का जो फार्मूला होता है A = N+P, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु भार होती है। पहले ही वाले में आप सबने लिखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है गलत हो जाएगा, केवल प्रोटॉन गलत हो जाएगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये भी गलत, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही भार होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे इतने कंप्लीट हो चुके हैं इस लेक्चर में। अब हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।